बच्चों अब मैं कहना चाह रहा हूँ कि NH3 का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 17 बेटा डी बताओ H2S लिखा हुआ नहीं, इसका मास इन ग्राम कितना हो गया 1 बेटा H2S होता है हाइड्रोजन सल्फाइड, कितना हो जाएगा ये S का एटॉमिक मास होता है 32, H2 का कितना हो गया 2, तो टोटल कितना हो गया 34। अब बताओ इन सब में सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा, 1/16 सबसे बड़ा है या 1/34 सबसे बड़ा है ना 1/16 सबसे बड़ा है ना, जिसके डिनोमिनेटर में बड़ा नंबर होता है एक्चुअली वो छोटा होता है। जैसे इसका जवाब कौन सा हो गया बेटा, जवाब हो गया ऑप्शन नंबर ए, कौन सा 1 ग्राम ऑफ CH4। ठीक है भाई, बेटा आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्योर कंपाउंड, बेटा नजर आ रहा है सबको, बेटा आप लोग बताइएगा इसमें से प्योर कंपाउंड कौन सा है। हाँ भाई क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्योर कंपाउंड, ये जो ये मैंने आपको ब्लॉक किया है इसकी बात कर रहा हूँ मैं, तो इसको मैंने थोड़ा सा और बड़ा कर दिया ताकि किसी को देखने में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है भाई, बेटा ड्राई एयर ये प्योर होता है क्या, आप कहेंगे सर इसमें तो नाइट्रोजन भी होता है और ऑक्सीजन भी होता है। स्टील क्या होता है, स्टील एक एलॉय होता है ना, एलॉय है ना, इसमें आयरन के साथ क्या मिला होता है, कार्बन मिला होता है, तो ये तो मिक्सर हो गया। टैप वाटर, इसमें ई गलत दिखा हुआ है, पता है टैप वाटर क्या होता है, नलके में आने वाला पानी ना, पता है टैप वाटर क्या प्योर होता है, नहीं आप कहेंगे सर उसमें मिनरल्स होते हैं, इसका मतलब वो प्योर तो नहीं हो सकता। तो पता है इसमें से कंपाउंड कौन सा होगा, जहाँ पे इथेनॉल, तो ये क्या हो गया कंपाउंड, ये कोई मिक्सचर नहीं है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंपाउंड, तो इन सब में से कंपाउंड कौन था, इथेनॉल था, बाकी सब क्या थे, मिक्सर थे। अब आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 3। हाँ मैं कर रहा हूँ, क्वेश्चन क्या है, ये लिखा है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन 1.6 ग्राम ऑफ मीथेन। अब नजर आ रहा है ना, ये तो खैर इसका ऑप्शन होगा, ऑप्शन ही नहीं आंसर में, अभी भी नजर नहीं आ रहा, किसको नजर नहीं आ रहा, अच्छा सही, चलें। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन 1.6 ग्राम ऑफ मीथेन। अच्छा कल आप लोगों को मैंने एक बात बताई नहीं, मैं आज आप लोगों को वो बात बता देता हूँ, और वो बात क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स कभी डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं हो सकते, पहले क्या कैलकुलेट होते हैं, मॉलिक्यूल। तो लाइट बंद थोड़ी देर के लिए। अब एक काम करें, सब लोग अपने चेहरे कहाँ रखें, बोर्ड पे। मैंने आपके सामने लिखा है 1 मोल C2H4। C2H4 एक बड़ा मशहूर मॉलिक्यूल है, कौन सा होता है, इथीन। इथीन इस शक्ल का होता है, पता है इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड्स हैं, कितने पाई बॉन्ड, शाबाश। इसमें 1 2 3 4 5 सिग्मा बॉन्ड है, और सबको पता है डबल बॉन्ड में पहला वाला सिग्मा होता है और दूसरा वाला पाई होता है, और एक पाई बॉन्ड है। चलो बच्चों इसके मुताबिक भी बात करो, तो 1 मोल C2H4 कितने ग्राम होगा, जवाब है 28 ग्राम होगा, क्योंकि एक कार्बन 12 होता है तो 2 कार्बन 24 हो गया, 24 और 4 कितना हो गया 28 है, आसान सी बात है। मतलब 1 मोल इथाइन में, सॉरी इथीन में कितने मॉलिक्यूल होंगे, जवाब है आप कहेंगे सर 6 एक्सपोनेंट 23 मॉलिक्यूल होंगे, आप कहेंगे सर ये तो बहुत आसान बात है। मतलब इसका वॉल्यूम कितना होगा, अगर STP की बात करें तो STP में इसका वॉल्यूम कितना होगा, इतना होगा। चले हमें नजर आ रहा है, बेटा मुझे बताइएगा 1 मोल C2H4 में कितने मोल कार्बन होता है, 1 मोल C2H4 में कार्बन के कितने मोल हैं, जवाब है 2 मोल कार्बन है ना। मैं आपसे पूछूं बेटा 1 मोल आपके अंदर कितने मोल आंखें, क्या जवाब देंगे आप, 2 मोल आंखें, 1 मोल आगे है ऐसे ही।
खैर मैं कहने के चाह रहा था, 1 मोल C2H4 में 2 मोल कार्बन है, तो हाइड्रोजन कितने मोल हुए? 4 मोल हाइड्रोजन हो गए। इट्स ओके। पता है कितने मोल एटम्स हुए? 6 मोल एटम्स हो गए, है ना? इसमें टोटल एटम 6 है ना, 6 मोल एटम्स हो गए। चले भाई आगे चलते। मतलब 1 मोल C2H4 में कार्बन कितने ग्राम है? 1 मोल C2H4 में कार्बन कितने ग्राम है? जावेद 24 ग्राम है ना। C2 24 ग्राम। बताओ हाइड्रोजन कितने ग्राम है? 4 ग्राम हाइड्रोजन। मतलब 1 मोल C2H4 में कार्बन एटम्स कितने? याद रखिए किसी कंपाउंड में से डायरेक्ट एटम नहीं निकल सकते, पहले क्या निकलेंगे? मॉलिक्यूल, बाद में उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये बिल्कुल ऐसी है जैसे मैं आऊँ बेटा, मैं पूछूँ बेटा क्लास में आंखें कितनी हैं, अब थोड़ी करेंगे आप आंखें गिनना शुरू करते हैं 1 2 3 4, ये थोड़ी बेवकूफ़ाना बात थोड़ी करेंगे। आप स्टूडेंट्स गिनेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बात खत्म, है ना? ऐसी ना। तो मैं कहने ये चाह रहा था कि मैं क्या कहना चाह रहा था कि किसी भी कंपाउंड के अंदर से एटम डायरेक्ट नहीं निकाले जा सकते, पहले क्या निकाले जाएंगे? मॉलिक्यूल, बाद में निकलेंगे एटम्स। मतलब इसमें कितने कार्बन एटम्स हैं? 2। तो जितने भी मॉलिक्यूल हैं उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। मतलब उसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या जवाब आएगा? 12 एक्सपोनेंट 23। लेकिन अभी क्या बन चुके हैं? कार्बन एटम्स। सुन लिया लोगों ने? अब बताओ हाइड्रोजन एटम्स कितने? जब 24 एक्सपोनेंट 23 हाइड्रोजन एटम। सही लिखा ना मैंने? कितने हाइड्रोजन एटम्स है इसमें? 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये जवाब आएगा। मतलब कितने मोल एटम्स हैं? सॉरी, टोटल एटम्स कितने? आप कहेंगे सर एक तो इन दोनों को प्लस करके बता दें आप, एक तो तरीका ये भी है, वरना इसमें टोटल एटम्स कितने? 6 हैं, तो इसमें 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो 36 एक्सपोनेंट 23, ये क्या होंगे? एटम्स। एटम्स का मतलब टोटल एटम्स। बेटा 1 मोल C2H4 में सिग्मा बॉन्ड्स कितने? एक बात अच्छी तरह सुन लें, सिग्मा बॉन्ड्स, पाई बॉन्ड्स या एटम्स ये डायरेक्ट नहीं निकलते। मतलब पहले क्या निकलता है? पहले मॉलिक्यूल निकलते हैं, बाद में उसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अब बताएं सिग्मा बॉन्ड कितने? इसके एक मॉलिक्यूल में टोटल 5 सिग्मा बॉन्ड है, तो इसके मॉलिक्यूल की तादाद को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या जवाब आएगा? 30 एक्सपोनेंट 23। ये कौन से बॉन्ड्स होंगे? सिग्मा। तो पाई बॉन्ड्स कितने होंगे? एक है ना पाई बॉन्ड, 1 से मल्टीप्लाई करोगे 6 एक्सपोनेंट 23 पाई बॉन्ड्स। इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? इलेक्ट्रॉन वो डायरेक्ट नहीं निकल सकते, पहले क्या निकलते हैं? मॉलिक्यूल। अब निकालेंगे इलेक्ट्रॉन, कैसे निकालेंगे? बेटा इसके एक के अंदर इलेक्ट्रॉन निकालो, एक के अंदर। मतलब एक कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 ना, 12 तो नहीं होते ना, 12 तो उसका एटॉमिक मास होता है। इलेक्ट्रॉन एक्चुअली एटॉमिक नंबर होता है। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। 2 कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 12। 4 हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 16। इसका मतलब अगर किसी कंपाउंड के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालने हैं और अगर उसमें ग्राम वगैरह दिया हुआ है या मोल दिया हुआ है तो डायरेक्ट नहीं निकलेंगे, पहले क्या निकलेंगे? मॉलिक्यूल। जब मॉलिक्यूल निकल आएंगे उसको भी मल्टीप्लाई करना रह जाएगा। क्या करेंगे हम? 16 को मल्टीप्लाई कर देंगे 6 एक्सपोनेंट 23 से, तो 1 मोल C2H4 में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? सारे के सारे कैलकुलेट हो जाएंगे। अब बताओ इसका जवाब कितना आएगा? 96 एक्सपोनेंट 23 इलेक्ट्रॉन्स। सही। इसका मतलब क्या हुआ? एटम्स, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन्स ये डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं हो सकते। मतलब पहले क्या कैलकुलेट होंगे? मॉलिक्यूल, बाद में मल्टीप्लाई करेंगे और मॉलिक्यूल निकालेंगे। रुके आप एक काम करें, जैसा चार्ट मैंने बनाया ना, नजर आ रहा है आपको? ऐसा चार्ट आप C2H2 के लिए बनाए। समझ गए? C2H2 क्या होता है? इथाइन। इथाइन इस शक्ल का होता है ना? अब इसके लिए चार्ट बनाए। मैं आपको चार्ट बनाने के लिए पूरे 2 मिनट दे रहा हूँ। 2 मिनट शुरू होते हैं अब।
बेटा मैं बना लूँ, मुझे कितने आप लोगों ने बना लिया होगा। पता है इलेक्ट्रॉन का जवाब कितना आया? 84 एक्सपोनेंट 23। सही। बेटा आप सबने इसी तरह सॉल्व किया है। देखिए आपने क्या किया होगा, बताएं 1 मोल C2H2 कितने ग्राम होगा? 26 ग्राम। उसमें कितने मॉलिक्यूल होंगे? 6 एक्सपोनेंट 23। ओह सॉरी, ऐसे आगे नजर यहाँ साफ भी तो करना पड़ेगा उसको। नहीं ना, वो साफ भी तो करना पड़ेगा बहुत। चलो मैं किसी और मॉलिक्यूल का अटेम्प्ट कर रहा हूँ। वो तो ये तो आप लोगों ने मुझे गिने सही बना लिया होगा। फिर आप लोगों ने क्या बनाया? सपोज टू भी मैं यहाँ लिख रहा हूँ 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा कार्बन डाइऑक्साइड हम सब जानते हैं ना इस शक्ल का होता है ना, ऐसे ही ना जैसे मैंने बोर्ड पे बताया। पता है 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड कितने ग्राम होता है? 44 ग्राम। इसमें मॉलिक्यूल कितने होते हैं? 6 एक्सपोनेंट 23। खैर फिलहाल हमें वॉल्यूम से कोई मतलब नहीं है। बच्चों अब ज़रा मेरी बात कीजिएगा, मतलब मेरी बात सुनिएगा गौर से। अब आज से बात कर रहे हैं मोल की। पता है 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड में कितने मोल कार्बन है? 1 मोल कार्बन है, लेकिन कितने मोल ऑक्सीजन है? 2 मोल ऑक्सीजन है। कितने मोल एटम है? 3 मोल एटम्स हैं, है ना, ऐसे ही ना। पता है 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन कितने ग्राम है? 12 ग्राम, है ना। बताओ हाइड्रोजन कितने, सॉरी ऑक्सीजन कितने ग्राम है? 32 ग्राम, है ना। O2 है तो 32 ग्राम होगा ना। चलें ठीक है, अब आज बात करते हैं एटम्स की। पता है 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड में एटम्स कितने? कार्बन एटम्स एक ही है ना, एक कार्बन है ना, तो कितने हो जाएंगे? 6 एक्सपोनेंट 23 कार्बन एटम्स। बताओ ऑक्सीजन एटम्स कितने हुए? 2 ऑक्सीजन है ना, 2, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 12 एक्सपोनेंट 23 ऑक्सीजन एटम्स। बताओ टोटल एटम्स कितने हो जाएंगे? 18 एक्सपोनेंट 23 एटम्स। एटम्स का मतलब क्या हो गया? टोटल एटम्स। बेटा अगली बात बताओ, इस 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड में सिग्मा बॉन्ड्स कितने? 2 है ना, तो क्या हो जाएगा? 12 एक्सपोनेंट 23 सिग्मा बॉन्ड्स। बताए पाई बॉन्ड भी उतनी ही है ना, 12 एक्सपोनेंट 23 पाई बॉन्ड्स। और बॉन्ड्स कितने? डबल, 2 सिग्मा 2 पाई तो 4 हो गए, तो इसलिए 24 एक्सपोनेंट 23 ये क्या हो जाएंगे? बॉन्ड्स। बताए कौन रहेगा? इलेक्ट्रॉन। निकालूं मैं इलेक्ट्रॉन? सुनो, कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। बेटा एक ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 के पास कितने होंगे? 16। बताइए कितना हो गया? 22। एक काम करेंगे, इसको 22 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 6 को 22 से मल्टीप्लाई करो, क्या जवाब आएगा? ये आ जाएगा 132। इसका जवाब आ गया 132 एक्सपोनेंट 23। पता है इसका जवाब क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स। तो ये सारी कहानी सुनाने का एक ही मकसद है, क्या? और भाई इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट नहीं निकाले जा सकते, पहले क्या निकालेंगे? मॉलिक्यूल, बाद में उसको फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एक के मॉलिक्यूल, एक के इलेक्ट्रॉन से। आज अपनी क्वेश्चन पे मैं वापस आ रहा हूँ। मेरा क्वेश्चन कौन सा है भाई? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट 1.6 ग्राम ऑफ मीथेन। बेटा आप लोग मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा। 1 मोल मीथेन बताना कितने ग्राम होता है? 16 ग्राम होता है ना। पता क्या मुझे 16 ग्राम दिया हुआ मीथेन? नहीं, मुझे दिया हुआ है 1.6 ग्राम। तो बताओ ये 1 मोल होगा या 0.1 मोल? हमने कल की क्लास में सीखा था 0.1 मोल। पता है घर जाके चार्ट्स किस किस ने बनाए थे? 1 2 और बनाए थे तुमने बनाए थे? तुम दोनों ने नहीं बनाए थे? अच्छा चलो ठीक, बनाए होंगे आप लोगों ने। बच्चों में कहना क्या चाह रहा था,
बताए एक मोल मीथेन में 6 एक्सपोनेंट 23 ना मॉलिक्यूल, मतलब 0.1 में कितने होंगे? शाबाश, 6 एक्सपोनेंट 22। इसका मतलब ये जो 6 एक्सपोनेंट 20 है ये है मॉलिक्यूल। अब आ जाओ 6 एक्सपोनेंट 22 को इसके एक के इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई करते हैं। बताओ कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। 4 हाइड्रोजन के पास 4, टोटल कितने हो गए? 10। बेटा एक काम करना है, इसको 10 से मल्टीप्लाई करना, कितना हो जाएगा? 6 एक्सपोनेंट 23 है ना। 6 एक्सपोनेंट 22 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 एक्सपोनेंट 23 बन जाएगा ना। तो बताएं इसका जवाब क्या आ गया? बेटा इसका जवाब आ गया ऑप्शन नंबर सी। बताएं इट्स ओके, सबको इस सवाल समझ में आ गया? बताएं इस क्वेश्चन में आपने क्या सीखा है कि पहले क्या निकालना पड़ेंगे? मॉलिक्यूल, बाद में उसको एक के इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट। अगला सवाल, अगला सवाल कौन सा है? ये क्या हुआ, बंद हुआ? क्या हुआ? मुझे लग रहा है बंद हो गई। मुझे कहाँ नजर आ रही है? ये वाली? ये तो नहीं, वो वाली तो वर्ड की फाइल है, वो तो मैंने पावर उस पर कॉपी किया हुआ था। चलिए खोल लेता हूँ। चलो बच्चों आगे चलते हैं नेक्स्ट। अगला सवाल मुझे यकीन है कि आप लोगों को अभी नजर आ जाएगा। ये रहा वो सवाल, इसको मैं थोड़ा जूम कर रहा हूँ। जिसको नजर आ रहा है कम से कम वो तो उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। अब आया नजर? बेटा ये सवाल है, मुझे यकीन है कि आप सबको नजर आ रहा होगा। वॉट वॉल्यूम इन सी एम क्यूब, आगे क्या लिखा हुआ है? 3 एक्सपोनेंट 23, ये लिखा हुआ है 3 एक्सपोनेंशियल 23 एक्चुअली पावर है। नो, ये पावर बन के ऐसा बन रहा है। चलिए ठीक है, ये लिखा हुआ है 3 एक्सपोनेंट 23। पता है इसका आंसर कौन सा होगा? है सी बता रहे हो आप? और कोई जवाब दे इसका? अच्छा, तुम सेकंड में कौन से सेक्शन में थे? कहाँ थे? यहाँ पढ़ाते थे? अच्छा अच्छा, सेकंड ईयर ए। अच्छा अच्छा बच्चों, अब आ जाए अगला क्वेश्चन है। बी ऑप्शन। और कोई गर्ल्स में से? चलो बच्चों, हेलो, कल चार्ट बना दे घर जाके? नहीं बनाया तो प्लीज़ आज बना लीजिएगा। कौन सा वाला चार्ट? जो मैंने कल बनाया था वो भी, और जो आज मैंने कुछ सिखाया था आपको। उसमें होता है अपनी मर्जी से कुछ मॉलिक्यूल सेलेक्ट करें और उनके बारे में इन्फॉर्मेशन लिखना शुरू कर दें, जैसे मैं लिखवा रहा था अभी, या जैसे लिखवाई थी मैंने कल। पता है कल मैंने क्या बताया था आप लोगों को? 6 एक्सपोनेंट 23 कितना मोल होता है? 1 मोल। 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है? 22.4। पता है ये 6 एक्सपोनेंट 23 लिखा हुआ है, 3 एक्सपोनेंट 23? 3 एक्सपोनेंट 23। बताओ 3 एक्सपोनेंट 23 1 मोल हो गया या हाफ मोल? हाफ मोल। बताओ हाफ मोल का वॉल्यूम भी हाफ होगा ना। बताओ 22.4 होगा या 11.2? 11.2। इसका मतलब ये हुआ, आप कहेंगे सर ये बच्चों वाली बात है, इसका जवाब है 11.2 डीएम क्यूब। लेकिन ये तो सी एम क्यूब में दिया हुआ है, कोई मसला नहीं। एक काम करें, डी एम क्यूब को 1000 से मल्टीप्लाई करें, उससे वो सी एम क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको मैं 1000 से मल्टीप्लाई करूँ, 1000 से मल्टीप्लाई करने पे डेसिमल 3 टाइम्स आगे चले जाएगा। एक दफ़ा आगे जाएगा तो 2 के बाद आ जाएगा। अभी 2 दफ़ा आगे और जाना है ना, कितने ज़ीरो लगाऊँ फिर? आप कहेंगे सर 2 ज़ीरो और लगाएं। अब ये जो जवाब आया है ये क्या हो गया? सेंटीमीटर क्यूब। अब बताएं इसका ऑप्शन कौन सा हुआ? इसका ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर डी। अब बताएं किस किस का सही आ गया था? तुम्हारा एक ज़ीरो गलत हो गया। समझ में आ गई बात? तो बताएं ये क्या क्वेश्चन दिमाग में सॉल्व करने वाला था या हाथ से सॉल्व करने वाला था? दिमाग में। पता है 3 एक्सपोनेंट 23 को देख के हमने क्या सोचा? हाफ मोल है, और हाफ का हर सब कुछ हाफ होता है, तो वॉल्यूम को हमने हाफ कर दिया, 11.2 आ गया। सिर्फ 1000 से मल्टीप्लाई करना रह गया था सिर्फ, है ना? ऐसे ही ना बच्चों। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 है सिग्निफिकेंट फिगर का टॉपिक है। सिग्निफिकेंट फिगर वैसे एमडीकेट ने निकाल दिया ये टॉपिक ना,
तो अगर हम इसको ना भी करें तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, लेकिन अगर कर लें तो कोई बुराई बात नहीं, बहुत आसान सा है। नजर आ रहे हैं? देखिए हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर 0.4793। पता नहीं इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? आपको पता है कि जो जीरो ये काउंट नहीं होगा, बाकी सारे सिग्निफिकेंट फिगर काउंट होंगे। तो टोटल कितने हो गए? 4। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ो सब। आरएनसन, व्हाट इज द मास ऑफ 24 डीएम क्यूब ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट आरटीपी? सुनो, एक लफ्ज होता है एसटीपी। एसटीपी पर एक मोल गैस का वॉल्यूम 22.4 होता है। एक लफ्ज होता है आरटीपी। बेटा आरटीपी होता है रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। बेटा रूम आरटीपी पर एक मोल गैस का वॉल्यूम 22.4 नहीं होता, बल्कि 24 होता है, 24। ठीक है, अब बताओ यहाँ हमें दिया हुआ कितना है? 24 डीएम क्यूब आरटीपी पर, तो ये तो एक मोल हुआ ना। बताओ एक मोल कार्बन डाइऑक्साइड कितने ग्राम होता है? आपको पता है, हमें तो मॉलिक्यूलर मास याद होंगे, पता है कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 44। इसलिए इसका जवाब कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर ए। तो बताइए सॉल्व करने वाला सवाल तो नहीं था ना। तो बता 24 डीएम क्यूब आरटीपी देखते ही हम क्या समझ गए? एक मोल। और एक मोल का मॉलिक्यूलर मास निकालना मैं नहीं समझता हमारे लिए मुश्किल होगा, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा क्या हो गए? बड़े हो गए। नेक्स्ट, आपको पता है फॉर्मूले कितने किस्म के होते हैं? फॉर्मूले 2 किस्म के होते हैं, एक होता है एम्पेरिकल और दूसरा कौन सा होता है? मॉलिक्यूलर। याद है ना? एम्पेरिकल फॉर्मूला कौन सा होता है? ए फॉर्मूला विच गिव्स दी एक्चुअल नंबर ऑफ द एटम्स इन ए मॉलिक्यूल। बेटा वो कौन सा होता है? वो मॉलिक्यूलर होता है। लेकिन एक ऐसा फॉर्मूला जो एक्चुअल नंबर ऑफ द एटम्स नहीं बताए, बल्कि उनके दरमियान एक रिलेटिव रेशियो बताए, वो होता है एम्पेरिकल। अब एक काम करो, डेफिनेशन पढ़कर बताओ, ये एम्पेरिकल की डेफिनेशन है या मॉलिक्यूलर की? जहाँ पे एम्पेरिकल की ना, ए फॉर्मूला विच गिव्स द रिलेटिव नंबर ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम। इत्तेफाक से वो 2 ऑप्शन आई नहीं, लेकिन खैर इसका ऑप्शन कौन सा है? एम्पेरिकल, जो कि यहाँ शो नहीं है। अच्छा, यहाँ भी ऐसे ही हुआ। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ केमिकल चेंज? खैर इत्तेफाक से 2 ही ऑप्शन है, इसमें से कौन सा केमिकल चेंज है? रस्टिंग ऑफ आयरन या बॉइलिंग ऑफ वाटर? आपको पता है रस्टिंग ऑफ आयरन इत्तेफाक से इसका आंसर है। और वो क्या होता है? आप कहेंगे सर रस्टिंग ऑफ आयरन एक्चुअली क्या होता है? जिसमें आयरन किस में कन्वर्ट होता है? आयरन ऑक्साइड में, और ये केमिकल प्रॉपर्टी। बॉइलिंग ऑफ वाटर एक फिजिकल फिनोमिना है, इसमें कोई पुराने बॉन्ड्स नहीं टूटते, नए बॉन्ड्स नहीं बनते, जस्ट पानी के मॉलिक्यूल क्या हो जाता है? एवोपरेट। अच्छा, यहाँ ऑप्शन आ गए हैं सही से, ये ऑप्शन यहाँ आ गए थे। चलिए काम करके उनको हटा ही देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ लें इसको। One gram of hydrogen contain how many molecules? सी के अलावा कोई और जवाब दे रहा है कोई? सी सी है ना? सी के अलावा तो कुछ जवाब नहीं दे रहा बेटा। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ई। अच्छा, वैसे ईमानदारी की बात है, हाइड्रोजन H होता है या H2 होता है? H2। H नाम की दुनिया में कोई चीज़ नहीं होती। अच्छा, आगे क्या लिखा हुआ है? हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स लिखा हुआ है या हाउ मेनी एटम्स लिखा हुआ है? मॉलिक्यूल। तो बताओ मॉलिक्यूल H होता है या H2 होता है? H2। बताओ 1 मोल H2 1 ग्राम होता है या 2 ग्राम? जवाब है 2 ग्राम। क्या हमें 2 ग्राम दिया हुआ है? हमें तो 1 ग्राम दिया हुआ है, तो आधा दिया हुआ है ना। पता है आधे में सब कुछ क्या होता है? तो 6 एक्सपोनेंट 23 या 3 एक्सपोनेंट 23? हैरत की बात है, कोई एक बच्चे ने भी जवाब नहीं दिया सही। मैंने कई दफ़ा उगलवाने की कोशिश की, लेकिन खैर छोड़ें आप। अच्छा, अगला क्वेश्चन, ये थोड़ा सा मुश्किल है। चलिए मैं करवा देता हूँ उसके सवाल। ये पता क्या है? ये आपको समझाता हूँ। ये पास ईयर का सवाल है। ये लिखा, इफ़ यू टेक 2.2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, 6 एक्सपोनेंट 21 एटम्स ऑफ नाइट्रोजन एंड 0.03 ग्राम्स एटम्स ऑफ सल्फर। तो कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर का मोलर रेशो मालूम करना है। चलो आ जाइए, वो बोर्ड पे सॉल्व करवाओ। अच्छा, ये वाला सवाल तो अब नहीं आएगा, ये तो पक्का पता है।
लेकिन इस जैसा जरूर आ सकता है ना, ये तो अंदाजा है हमें। बेटा बोर्ड पे नजर रखिएगा, सुनो मुझे दो पीछे बातें करते आपसे बात। अच्छा इसमें क्या दिया हुआ है, 2.2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड दी हुई है, 6.02 एक्सपोनेंट 21 एटम्स दिए हैं, किस चीज के, नाइट्रोजन के। 0.03 ग्राम एटम दिया हुआ है, किस चीज का, सल्फर का। क्या मालूम करना है, इन तीनों का मोल मालूम करना है, सीधी सी बात है, मोल मालूम करना है या मोलर रेशो मालूम करना है। आज निकाल सॉल्व करते हैं। एक बात जिंदगी भर याद रखना, ग्राम एटम, ग्राम मॉलिक्यूल और ग्राम फॉर्मूला यूनिट, बेटा ये मोल का दूसरा नाम होता है या ये मोल ही होता है। ये याद रखना, ग्राम एटम, ग्राम मॉलिक्यूल और ग्राम फॉर्मूला यूनिट ये मोल का दूसरा नाम है। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व ऐसे करेंगे कि सबसे आसान से सॉल्व करेंगे। अब बताओ इन तीनों में से किसको मोल में कन्वर्ट करना सबसे ज्यादा आसान है? कार्बन डाइऑक्साइड। और भी इन तीनों में से मोल्स में कन्वर्ट करना सबसे ज्यादा आसान किसको होगा? और भाई ग्राम एटम तो होते ही मोल है, अभी तो बताया मैंने, तो मोल है। चलो एक काम करते हैं, क्या काम करते हैं, सल्फर की जगह पे आके लिख देते हैं, क्या दिया हुआ है, 0.03 मोल, ये तो मोल ही दिया हुआ है। तो इसको अगर मैं एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करूं तो क्या होगा, 3 एक्सपोनेंट -2। बेटा वो वाला ऑप्शन टिक कर दो जिसके आखिर में 3 आ रहा है। सी और डी दोनों में आ रहा है। इसका मतलब 50-50 तक तो अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच गया। हमें पता चल गया इन दोनों में से एक जवाब, ये जरा सा भी सॉल्व हो तो जवाब पता चल चुका होगा। अब बताओ और कौन सा ऐसा हिस्सा जिसको सॉल्व करना आसान है? और भाई CO2 का सबसे ज्यादा मुश्किल है, पता क्यों? बताओ दिया हुआ क्या है, CO2 है, मालूम क्या करना है, C नहीं, CO2 दिया हुआ है, मालूम C करना है, ये तो मुश्किल है, इसको तो हम सॉल्व ही नहीं करेंगे। तो दूसरा पार्ट कौन सा है, ये वाला आसान। पता है कल हमने क्लास में सीखा था ना, 6 एक्सपोनेंट 23 कितना होता है, 1 मोल। 6 एक्सपोनेंट 22 0.1 मोल। 6 एक्सपोनेंट 21 0.01, तो ये हो गया 0.01। कल की क्लास में सीखा था ना हमने, और हमें अल्हम्दुलिल्लाह याद। पता है इसको एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करोगे तो क्या होगा, 1 एक्सपोनेंट -3। वो वाला ऑप्शन टिक कर दो जिसके आखिर में 3 और 1 आ रहा है। जवाब इसके वो है ऑप्शन नंबर डी सिर्फ। इसका मतलब पता है क्या हुआ, इसका मुश्किल वाला पार्ट तो हमने देखा भी नहीं, आंसर आ चुका था। लेकिन बताएं बच्चों ने क्या किया होगा, जिस साल ही आया होगा सब इसके पीछे पड़ गए होंगे, ये सॉल्व नहीं हुआ होगा उनसे, मतलब बच्चों से, जिसके नतीजा ये निकला होगा ये सॉल्व नहीं हुआ। क्या मतलब, जब इस किस्म का आ जाए सवाल तो क्या करो, फिर एक काम करो, आसान से शुरू करो हमेशा। ग्राम एटम भाई मोल होता है, डायरेक्ट कॉपी करो, उसी वक्त पता चल चुका था इन दोनों में से एक जवाब। लेकिन मैं आपको ये वाला पार्ट भी सॉल्व करवाऊंगा। आप कहेंगे सर इस दफा एग्जाम में हो सकता है सिर्फ ये वाला पार्ट एग्जाम में आ जाए, है ना, ऐसा तो हो सकता है। चलो बच्चों आज इसको मैं सॉल्व करता हूँ। पता है मैंने आप लोगों को यही सिखाया ना, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है, 44 ग्राम। बताओ अगर 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड होता तो 1 मोल होता। आप कहेंगे सर फिर आधा मोल है ना, आधा मोल है, सही है। बताओ हमें 22 ग्राम दिया हुआ, 2.2 दिया हुआ, 2.2। बताओ इन दोनों में फर्क क्या है, डेसिमल की लोकेशन का। अगर डेसिमल यहाँ कम हुआ है तो डेसिमल यहाँ भी कम होगा ना, क्या होगा, 0.05 मोल। ओके बेटा जरा मुझे बताइएगा कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन कितना है, 1 या 2? इसका मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड के मोल होंगे वही कार्बन के मोल भी होंगे, क्योंकि इसमें कार्बन कितने, 1 ही तो है ना। हाँ अगर ऑक्सीजन की बात हो रही होती तो मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करता, 2 से मल्टीप्लाई करता, लेकिन ऑक्सीजन की बात ही नहीं हो रही, बोले हमसे कार्बन निकालने का। इसका मतलब कार्बन कितना हो गया, 0.05। एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करोगे तो ये बनेगा ना। अब बताओ कुछ कैंसिल हो रहा है बेटा, तमाम एक्सपोनेंट्स क्या हो गए, कैंसिल। जवाब कितना आ गया, 5:1:3। अब बताओ ये सवाल समझ आया, किस तरह करना था सॉल्व, ये इस तरह करना था जैसे मैं करवा रहा था। क्या करो भाई, आसान से शुरू करो। पिछली दफा इस चैप्टर से पता है कितने सवाल आए, 6 सवाल आ गए थे, सिर्फ उन बच्चों का एडमिशन हुआ जिन्होंने इस चैप्टर को अटेम्प्ट किया था। पिछले साल आई केमिस्ट्री मुश्किल है, पिछले साल ना फिजिक्स मुश्किल आई, ना बायो तो हलवा आई थी, और वो तो हर बच्चा निकम्मे बच्चे ने भी कर ली। पिछले साल सिर्फ एडमिशन केमिस्ट्री को हुआ, उन्होंने मुश्किल न्यूमेरिकल डाल दी, वो हुए नहीं थे बच्चों से। तो मैं कहना क्या चाह रहा था,
कि क्या करना है, न्यूमेरिकल अटैम्प्ट करने भाई, ये न्यूमेरिकली एडमिशन करवाते हैं, बाकी और थ्योरी तो बहुत सारे बच्चे अटैम्प्ट कर लेते हैं। हाँ भाई सब कुछ समझ आ गया, मैं आगे चलूँ? चले भाई आगे चलते हैं। बड़ा नजर आ रहा है? खैर अब तो आ ही रहा होगा, अब कहीं अंधे थोड़ी। द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1.4 ग्राम ऑफ N2। बेटा N कितना होता है? 14। N2 कितना होगा? 28, 28। अब वॉल्यूम निकालना है। अच्छा, और कौन बता रहा है जवाब? दिमाग में सॉल्व करना है। चलिए ठीक है, ऐसे दिमाग में सॉल्व करते हैं, मजा आएगा। मतलब 1 मोल नाइट्रोजन कितना होता है? 28 था। 14 ग्राम अगर नाइट्रोजन हो तो आधा मोल हो जाएगा, लेकिन ये हमें 14 नहीं दिया हुआ, हमें कितना दिया हुआ है? 1.4। इसका मतलब डेसिमल को कम करना है। आधे मोल का वॉल्यूम होता है 11.2, डेसिमल को कम करूँ तो क्या जवाब होगा? 1.12। अगर मैं लिख कर प्रैक्टिस करता तो क्या करता? बेटा 1 मोल नाइट्रोजन होता है 28 ग्राम और उसका वॉल्यूम होता है 22.4 dm³। फिलहाल मैं मॉलिक्यूल की बात नहीं कर रहा। बेटा अगर ये 14 ग्राम होगा तो सब कुछ हाफ हो जाएगा ना, ये हो जाएगा 11.2 dm³, ये क्या हो जाएगा? हाफ मोल। बेटा जरा देखना, क्या हमें 14 दिया हुआ है? नहीं, हमें कितना दिया हुआ है? 1.4। बताओ इन दोनों में फर्क क्या है? डेसिमल की लोकेशन का। आज जो डेसिमल कम करते हैं तो ये बताओ ये क्या बन जाएगा? 0.05 है ना, और ये क्या बन जाएगा? यहाँ पे डेसिमल कम करो, 1.12 डेसीमीटर क्यूब। तो बताए इसका आंसर कौन सा होगा? यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। वैसे कुछ बच्चों ने जवाब दे दिया था, जो मैंने जो सुना था सब यही जवाब दे रहे थे। सही, सब कुछ समझ आ गया ये सवाल? सुनो बेटा, नियॉन का एटॉमिक मास होता है 20। सुन लिया आपने? सॉल्व करना है इसको। नियॉन का एटॉमिक मास होता है 20। ओके, हो गया सॉल्व? बेटा चलिए मैं लिख के बता देता हूँ। 1 मोल नियॉन कितना होता है? 20 ग्राम, और उसका वॉल्यूम कितना होता है? 22.4। ज़ाहिर है 1 मोल है। बताओ हमें कितना दिया हुआ है? 2। तो 20 में 2 में फ़र्क क्या है? डेसिमल की लोकेशन का। एक में 0 से पहले, एक में 0 के बाद है। बताओ 2 ग्राम फिर कितना हो जाएगा? 0.1 मोल नियॉन। यहाँ भी डेसिमल की लोकेशन कम करूँ, क्या हो जाएगा? 2.24 डेसीमीटर क्यूब। चलो आगे, समझ में आ गया? चलो ठीक है। हाँ भाई क्वेश्चन सॉल्व करें। A collection of 0.55 grams of electron is equal to mole of electron. हाँ भाई जवाब। बच्चों अब ज़रा एक मेरी बात सुनिएगा। बेटा एक बात मैं घर से याद रखकर जाऊंगा, हर चीज़ का एटॉमिक मास होता है। इलेक्ट्रॉन का भी एटॉमिक मास होता है। कितना होता है? 0.0005 AMU। उसको अगर ग्राम में लिख दो तो क्या बन जाएगा? वो मोल। हम याद रखकर जाएंगे कि हर चीज़ का एटॉमिक मास होता है और इलेक्ट्रॉन का एटॉमिक मास इतना होता है 0.0005 AMU। उसे ग्राम में लिख दो, मोल बन जाता है वो। ठीक है भाई, इसका मतलब 1 मोल इलेक्ट्रॉन इतने ग्राम होता है। हमें कितना दिया हुआ है? 0.55। चलो एक काम करते हैं, फॉर्मूला लगा देते हैं ताकि हमसे कोई गलती ना हो। तो मास इन ग्राम कितना है? 0.55। तो इलेक्ट्रॉन का एटॉमिक मास कितना होता है वो मैंने लिखा हुआ है आपके सामने। तो ऊपर वाले को अगर मैं 55 बनाऊं तो एक्सपोनेंट क्या आएगा? -2 ना, डेसिमल 2 टाइम्स आगे चला गया।
मतलब नीचे वाले को 55 बनाऊं तो एक्सपोनेंट क्या आएगा? 1 2 3 4 5 -5। 55 से 55 क्या हो गया? कैंसिल। बेटा ऊपर है 10 की पावर -2, बताओ नीचे से ऊपर कौन आ गया? 10 की पावर +5। सुनो 5 में से 2 निकाल दो, क्या बचेगा? 3। बताओ 10 की पावर 3 क्या होता है? जवाब है 1000। इसलिए इसका जवाब क्या हो गया? जवाब हो गया ऑप्शन नंबर ए। समझ में आ गया सबको? तो अगर हमें बताएं इलेक्ट्रॉन का मास अगर AMU में याद होगा तो हम कर लेंगे ना। वैसे मैं आपको बताऊं प्रोटॉन का एटॉमिक मास 1 के बराबर है ऑलमोस्ट। न्यूट्रॉन का एटॉमिक मास ऑलमोस्ट 1 के बराबर है क्योंकि भारी पार्टिकल है। इलेक्ट्रॉन क्योंकि इनसे काफ़ी हल्का है तो उसका एटॉमिक मास 1 नहीं है, 1 से काफ़ी छोटा है। ये है जो कि मैं लिख रहा हूँ बोर्ड पे। तो आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए जिसको समझ में आ रहा है, नज़र आ रहा है, वो तो कम से कम करना शुरू कर दे। मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ। यार फिर भूल गया एक चीज़। ये सवाल है ना? नजर आ रहे हैं? वन 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज कंटेन नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। सुनो बेटा ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास 180 ही होता है। ग्लूकोज सबको पता है C6H12O6 होता है और उसका मॉलिक्यूलर मास 180 होता है। अब बताओ इसका जवाब क्या होगा? E D और कोई इनके अलावा ये बता रहे हैं डी? हाँ भाई एक सी शायद सही। बड़ा शाबाश, टुक्के मारो। एग्जाम होने वाले हैं कुछ दिन के बाद, टुक्के मारो भाई। डी होगा। और कोई गर्ल्स? डी है, चलें अच्छी बात। सुनो 1 मोल ग्लूकोज कितना होता है? आप कहेंगे सर ये बड़ा मशहूर कंपाउंड है, 180 ग्राम होता है। इसमें कितने मॉलिक्यूल होंगे? 6 एक्सपोनेंट 23 मॉलिक्यूल। आप कहेंगे सर आपने अभी ना थोड़ी देर पहले बार बार एक बात बोल रहे थे कि ना एटम्स डायरेक्ट नहीं निकलते, पहले क्या निकालना पड़ते हैं? मॉलिक्यूल। चले एक मोल में तो हमें पता है 6 एक्सपोनेंट 23 होते हैं। बेटा ज़रा देखिए बताओ ग्लूकोज में हाइड्रोजन एटम्स कितने? 12। तो जितने भी मॉलिक्यूल हो उसको किससे 12 से मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं। 12 6 कितना होता है? 72 एक्सपोनेंट 23। ये जवाब है। लेकिन अगर मैं 72 को 7.2 लिख दूँ तो बताओ एक्सपोनेंट 24 हो जाएगा ना। तो ये हो गया इसका आंसर। पता है सबको क्वेश्चन समझ में आ गया ना? चलो आगे चलते हैं। कितने 16 क्वेश्चन कर लिए? 16 तो खैर नहीं थे, कम किए अभी तो। कहाँ तक किए? हाँ 17। कुछ सवाल मैं बीच में से हटा रहा हूँ, परसेंटेज वाले, बच्चों वाले सवाल। बेटा नजर आ रही है ये वाला सवाल? बेटा इस सब क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। व्हाट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ 1 ग्राम H2 टू द वॉल्यूम ऑफ 16 ग्राम मीथेन? अच्छा, जो मोल्स का रेशियो होता है वही वॉल्यूम का रेशियो होता है। तो आपकी मर्जी है मोल्स का रेशियो निकाल लो, मर्जी है वॉल्यूम का रेशियो निकालो, बराबर होते हैं वैसे वो दोनों। क्या 2:1 का ऑप्शन नंबर डेल्टा सही। और कोई तुम्हें नजर आ रहा है? हाँ वो पीछे और लड़कियों को जो पीछे बैठेंगी। तो हाइड्रोजन H होता है या H2 होता है? H2 होता है ना, सही। H2 1 ग्राम होता है 2 ग्राम होता है? H2 1 ग्राम होता है वैसे 2 ग्राम होता है? H2 तो 2 ग्राम होता है ना।
हमें और 1 ग्राम दिया हुआ लेकिन होता वो 2 ग्राम है, 1:18। हाँ तुम लोग सही है, मैं सॉल्व कर लेता हूँ। चलिए ठीक है, बहुत देर हो गई। आ जाओ बच्चों, 1 ग्राम हाइड्रोजन दिया हुआ है और 16 ग्राम मीथेन दिया हुआ है। बेटा H2 होता है, हमें 1 ग्राम दिया हुआ तो हाफ दिया हुआ ना, यहाँ तक तो हमने समझ गए थे ना, तो ये हो गया हाफ मोल। 16 ग्राम मीथेन, 1 मोल दिया हुआ आधा मोल। भाई मीथेन का मॉलिक्यूलर मास 16 ही होता है। मॉलिक्यूलर मास तो छोटे छोटे मॉलिक्यूल को तो याद होने चाहिए, एग्जाम में निकालने की जरूरत नहीं है। ये कितना हो गया? आप कहेंगे सर ये 1 मोल हो गया। अब बताइए रेशो कौन सा बन रहा है? आप कहेंगे सर ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है हमें, एक काम करें, मोल में मुश्किल लग रहा है तो वॉल्यूम में कन्वर्ट कर दो। बताओ आधे मोल का वॉल्यूम कितना होता है? 11.2 डेसीमीटर क्यूब। बताओ 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है? 22.4 DM क्यूब। बताओ कौन से टेबल से कट रहा है? 11 के टेबल से। 11 1 11, 11 2 22। बताओ आंसर क्या आया? 1:2। अब बताओ किसका आंसर आया था? आया था तुम्हारा? तुमने बताया तो नहीं था मुझे। अच्छा मैंने सुना नहीं। खैर मैं कहना चाहता इनके अलावा किसी का आया था? चलो ठीक है, सही। पता है मुश्किल तो नहीं था ना? चलो ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट बी। बे भाई चाहिए the number of moles of methane which contains 3 grams of carbon. देखकर जवाब देना, देखकर। हैं? कहाँ से आवाज आ रही है? तुम बताइए। 0.25 0.25 होगा। हाँ भाई आप लोग इतने खामोश क्यों हैं? खरीद 0.25। चलिए ठीक है, मैं सॉल्व करवा रहा हूँ। बेटा जरा बोर्ड पे देखिएगा सब लोग। मतलब मीथेन क्या होता है? CH4। मतलब मीथेन में कार्बन कितने ग्राम होता है? 12 ग्राम। हाइड्रोजन कितना होता है? 4 ग्राम। टोटल कितना हो जाता है? 16 ग्राम। इसको हम क्या कहते हैं? 1 मोल कहते हैं। इसका मतलब 1 मोल मीथेन में 12 ग्राम कार्बन होता है। हम अंधे नहीं, हमें नज़र आ रहा है ना? ऐसे ही ना? बताओ अगर 6 ग्राम कार्बन दिया हुआ होता तो कितना मोल होता? तो आधा मोल हो जाता ना? क्या हमें 6 ग्राम दिया हुआ है? नहीं, 3 ग्राम दिया हुआ है। बताओ हमें हाफ दिया हुआ है या हाफ का हाफ? बताओ हाफ का हाफ 0.5 होता है या 0.25? जवाब इसका आता है 0.25। इसका मतलब 1 मोल मीथेन में कार्बन कितने ग्राम होता है? 12 ग्राम, है ना? ऐसे ही ना? बताओ अगर 12 ग्राम कार्बन होगा तो उसको 1 मोल मीथेन कहना चाहिए, क्योंकि 1 मोल मीथेन में 12 ग्राम कार्बन होता है। 6 ग्राम कार्बन होता तो आधा मोल। 3 ग्राम कार्बन होगा तो आधे का आधा, यानी 0.25। पता है आप लोग समझ गए? ये सवाल सॉल्व करने वाले नहीं होते भाई, ये इतने आसान होते हैं बस, लेकिन इनमें क्या होता है, अब थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करना पड़ता है। चलें ये वाले फिलहाल बता दो, वो वाला तो कॉपी करना मुश्किल होगा। ये सही तरह कॉपी होगा नहीं आएगा, नहीं हो रहा कॉपी। चलो अभी यहीं पढ़ लो, दफा हो जाए यहाँ से। यहाँ से पढ़ा जा रहा है क्या? 20वां। सॉरी पहले 19 पढ़ ले, 19। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विच कंटेन 8 ग्राम ऑक्सीजन। जिन लोगों को नजर नहीं आ रहा मैं उनको बता दूं, इसमें लिखा हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स मालूम करने। अच्छा ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का नहीं दिया हुआ, ग्राम उसके एक एलिमेंट का दिया हुआ है। कितना ग्राम दिया हुआ है?
8 ग्राम ऑक्सीजन दिया हुआ है। अब बताओ इसके जवाब, यानी सवाल क्या है बेटा, सवाल ये 8 ग्राम ऑक्सीजन दिया हुआ है, लेकिन मालूम क्या करना है, मोल्स मालूम करने किस चीज़ के, कार्बन डाइऑक्साइड के। तो बताइए कितना होगा, 0.25 हो गई। अच्छा ये कैसे जवाब आया, इन्होंने बिल्कुल सही बताया। CO2 क्या होता है, कार्बन होता है 12, ऑक्सीजन होता है 32, ये टोटल बन जाता है 44 ग्राम, है ना, ऐसे ही ना। इसका मतलब एक मोल कार्बन डाइऑक्साइड में 32 ग्राम ऑक्सीजन होता है, वो हमें नज़र आ रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह हम अंधे नहीं हैं। पता है कि 32 ग्राम ऑक्सीजन होगा तो एक मोल होगा, क्योंकि एक मोल कार्बन डाइऑक्साइड में 32 ग्राम ऑक्सीजन होता है। बताओ अगर 16 ग्राम ऑक्सीजन होगा तो आधा मोल होगा, लेकिन हमें 16 भी नहीं दिया हुआ भाई, हमें 8 दिया हुआ है, तो हमें हाफ दिया हुआ है, हाफ का हाफ। 8 ग्राम का मतलब क्या हो गया, 0.25। अब बताएं एग्जाम में ऐसा सवाल आया तो अटेम्प्ट हो जाएगा। इस सवाल में पता क्या होता है, मोल मालूम करने होते हैं कंपाउंड के, ग्राम दिया हुआ होता है एलिमेंट का। तो जिस तरह मैं समझा रहा हूँ ना, आप इसी तरह अटेम्प्ट कीजिएगा, देखकर जवाब पता चल जाता है, कैलकुलेशन की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। चलो बच्चों आगे चलते हैं, अगला चलेंगे, वाले कॉपी कर लेंगे, आराम से हो जाएंगे। नहीं होगा यार, क्वेश्चन नंबर 20 किस किस को नजर आ रहा है, फिलहाल 20 देख लें फिलहाल, सॉरी 21। भाई क्वेश्चन पढ़ लिया आप लोगों ने, चलिए ठीक है, बस काफ़ी बेहतर हो गया। अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग बैलेंस केमिकल इक्वेशन, बैलेंस केमिकल इक्वेशन से मुतालिक कौन सी बात गलत है। पहले लिखा है दे कंटेन द सेम नंबर ऑफ द एटम्स ऑन ईच साइड। आपको पता है जब हम इक्वेशन बैलेंस करते हैं तो उसमें एक्चुअली नंबर ऑफ एटम्स ही तो बैलेंस करते हैं हम, इसका मतलब ये तो सही है। जैसे कि मैं आपके सामने अगर एक इक्वेशन लिख दूँ N2 + 3H2 गिव्स 2NH3, अगर आप गौर करें दोनों तरफ एटम्स बराबर हैं, नाइट्रोजन दोनों तरफ 2 हैं, हाइड्रोजन दोनों तरफ 6 हैं। बी ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन्स आर ऑल्सो बैलेंस्ड, जब इक्वेशन बैलेंस होती है तो उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन सब बैलेंस होते हैं, तो बी ऑप्शन भी नहीं हो सकता इसका। सुन लिया आपने। सी क्या लिखा है, एन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑन बोथ साइड्स, ये सही है गलत है। पता है दोनों तरफ मॉलिक्यूल बराबर होंगे, आप कहेंगे सर ये ज़रूरी नहीं है। मैंने जो आपके सामने इक्वेशन लिखी है बैलेंस इक्वेशन, इसमें दोनों तरफ मोल बराबर नहीं है तो मॉलिक्यूल कहाँ से बराबर होंगे। पता है उसमें रिएक्टेंट के मोल कितने, गिन के बताना मुझे। 4, एक नाइट्रोजन का 2 अमोनिया के, एक नाइट्रोजन का 3 अमोनिया के। मतलब प्रोडक्ट की तरफ कितने मोल्स हैं, 2। भाई इसमें दोनों तरफ मोल बराबर नहीं है, मॉलिक्यूल कहाँ से बराबर होंगे। इसका मतलब क्या हुआ, किसी बैलेंस इक्वेशन के अंदर दोनों तरफ मोल्स या मॉलिक्यूल का बराबर होना ज़रूरी नहीं है, ये याद रखिएगा इस बात को। हाँ कुछ इक्वेशन में बराबर होता भी है। मैंने आपके सामने एक इक्वेशन लिखी है, पता इसमें रिएक्टेंट के कितने मोल हैं, 2। मतलब प्रोडक्ट के भी कितने, 2। इसमें दोनों तरफ मोल्स भी बराबर हैं, मॉलिक्यूल भी बराबर हैं। तो यहाँ से क्या नतीजा निकला, आप कहेंगे सर बैलेंस इक्वेशन में दोनों तरफ मोल्स या मॉलिक्यूल्स का बराबर होना ज़रूरी नहीं होता, इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा हो गया, सी। ये गलत लिखा हुआ है, एन इक्वल नंबर ऑफ द मोल ऑन बोथ साइड्स, ये गलत है। आखिरी क्या लिखा हुआ है, फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। बैलेंस इक्वेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ओबे करती है। कैसे करती है, बताओ N2 कितने ग्राम है,
28 ग्राम। मतलब 3H2 कितना होगा 6 ग्राम है ना, H2 2 होता है, 3 2 6, मतलब टोटल कितना बन गया 34 ग्राम। बेटा इस तरफ भी 34 ग्राम होगा, प्रोडक्ट की तरफ भी। मतलब NH3 का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 17। बेटा 17 को 2 से मल्टीप्लाई करना, क्या जवाब आया वही 34 ग्राम। इसका मतलब बैलेंस इक्वेशन ऑलवेज ओबे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सुन लिया आप लोगों ने। इस चीज़ का जवाब कौन सा था, सिर्फ और सिर्फ सी, ना के डी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग काउंटेड एज बैलेंस इक्वेशन। हाँ इसमें से कौन सी बैलेंस है बताना मुझे। अरे यार ये एक्सपेंड भी नहीं होगी मसला असल में। चलो ठीक है, तो आसान सवाल है, इसका ऑप्शन बी है 4Al + 3O2। 23 नजर आ रहा है थोड़ा बहुत। ट्वेंटी थ्री नजर आ रहा है क्या। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एम्पेरिकल फॉर्मूला। आपको पता है एम्पेरिकल फॉर्मूला कौन सा होता है जो फर्दर कैंसिल नहीं हो सकता। पता है इसमें से कौन सा कैंसिल नहीं हो सकता, जहां पे CCH4 फर्दर कैंसिल नहीं हो सकता। 23वां सवाल बताओ, 23वें क्वेश्चन में लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन व्हाट इज द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। बेटा मुझे बताना ग्लूकोज का एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होगा। बेटा ग्लूकोज क्या होता है C6H12, वो 6 ना, ये कौन से टेबल से कैंसिल होगा 6 1 6, 6 2 12, 6 1 6। तो बता इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या बनेगा CH2O, यानी कि ऑप्शन नंबर डी डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 24। नहीं होगा यार। अब अच्छा मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, जरा सुनिएगा मेरी बात। अ कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ 52% कार्बन, 13% हाइड्रोजन एंड 34% ऑक्सीजन। फाइंड द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला व्हेन मॉलिक्यूलर मास इज 46। अच्छा इस तरह के सवाल है तो पता है कैसे अटेम्प्ट करेंगे। बट अगर किसी कंपाउंड में परसेंटेजेस दी हुई एलिमेंट्स की, लेकिन उसका मॉलिक्यूलर मास भी दिया हुआ है, बट अगर मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ हो तो उन परसेंटेजेस का कोई काम नहीं होता। एक काम करो, तमाम ऑप्शंस को देखो किसका मॉलिक्यूलर मास 46 बन रहा है। जिसका मॉलिक्यूलर मास 46 बन रहा हो वो टिक कर दो। समझ गए मेरा सवाल, बात मेरी समझ गए। अगर किसी कंपाउंड में परसेंटेजेस दी हुई लेकिन मॉलिक्यूलर मास भी दिया हुआ है तो परसेंटेजेस का कोई काम नहीं होता, मॉलिक्यूलर मास से जवाब देंगे हम। जिसका मॉलिक्यूलर मास 46 बन रहा होगा उसको टिक कर देंगे, है ना। पता है इसका जवाब कौन सा हो गया, इसका जवाब हो गया ए। क्या लिखा हुआ है C2H5OH। मतलब 2 कार्बन के कितना होता है 24, मतलब 6 हाइड्रोजन है ना इसमें, 5 एक तरफ है, एक तरफ है, 6 हाइड्रोजन। मतलब ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन के कितना होता है 16। बटा सबको प्लस करो कितना बन गया 46। समझ गए। अब इस तरह के सवाल आए तो अटेम्प्ट कैसे होंगे। 25। ये लिखा हुआ है if 1 mole of ammonia contain y number of the particles then how many particles do 1 mole of glucose। और भाई 1 मोल ऑफ अमोनिया हो या 1 मोल ग्लूकोज हो, दोनों में पार्टिकल की तादाद कितनी होती है 6 एक्सपोनेंट 23। क्या ये नंबर तब्दील हो जाएगा अमोनिया के लिए और ग्लूकोज के लिए, नहीं। तो इसका मतलब अगर अमोनिया के नंबर ऑफ पार्टिकल y हैं तो ग्लूकोज के नंबर ऑफ पार्टिकल भी कितने होंगे y होंगे। इसलिए इसका जवाब कौन सा हो गया, इसका जवाब हो गया ऑप्शन नंबर डी डेल्टा। नेक्स्ट,
क्वेश्चन नंबर 26 नजर आ रहे हैं? यानी मैं आपको सवाल समझाता हूँ। बच्चों सुनो सवाल। बड़े सवाल में तो क्या था, एक कार्बन दिया हुआ था 12, वो कितने परसेंट था? 70%। एक और कार्बन था 14, वो कितने परसेंट था? 30%। क्या बताना था? पूछा गया था कि इसका एवरेज बताएं, एवरेज एटॉमिक मास, है ना? आपको पता है जो एटॉमिक मास हमारे पीरियोडिक टेबल में लिखे होते हैं एक्चुअली एटॉमिक मास नहीं होते, क्योंकि एवरेज रिलेटिव एटॉमिक मास, ये तमाम आइसोटॉप्स का एवरेज होता है। निकालते कैसे? जवाब ऐसे निकालते हैं कि बेटा एज्यूम करो अगर कार्बन 12 भी 50% होता और कार्बन 14 भी 50% होता, तो बताओ इनका एवरेज क्या निकलता? इनका एवरेज बिल्कुल बीच का नंबर निकलता। 12 वाला भी 50% है, 14 वाला भी 50% है, आंसर बिल्कुल बीच का निकलेगा। मतलब 12 और 14 के बीच का नंबर क्या होगा? जवाब है 13। अब अगर 12 वाले की परसेंटेज 50 से ज्यादा होगी तो आंसर 13 से छोटा आएगा, यानी 12 के करीब चला जाएगा। अगर 14 वाले की परसेंटेज ज्यादा होगी तो आंसर 13 से बड़ा आएगा और 14 के करीब चला जाएगा। अब बताओ इन दोनों का एवरेज क्या निकलेगा? अंदाजा लगा के बताओ क्या निकलेगा? शाबाश, 12.5 निकलेगा या 12.6। लिख लिया आपने? पता है किसकी परसेंटेज ज्यादा है? 12 वाले की परसेंटेज ज्यादा है ना, तो आंसर 13 से छोटा आएगा और 12 वाले की तरफ चले जाएगा। कितना आ जाएगा? 12.5। सुनो, अगर 12 वाला होता है 30% और 14 वाला होता है 70%, अब बताओ एवरेज क्या निकलता? फिर निकलता 13.5। पता आप लोग समझ गए? इस तरह अंदाजा लगा के जवाब देते हैं। अब ऐसे ना 2 सवाल हैं इस वर्कशीट में, मैं आपको दोनों सॉल्व करवा देता हूँ। आ रहा है नजर? 60 क्वेश्चन नंबर 60 देखें सब। चलिए मैं आपको ये सवाल समझा दूंगा। बड़े क्वेश्चन नंबर 60 में 2 आइसोटॉप्स हैं। एक है मतलब यू लिखा हुआ इस तरह, ये ना 60 में इसकी बात कर रहा हूँ। बड़ा इसमें 2 एलिमेंट है, एक है U 300 वाला, एक और है U 305 वाला। ये कितने परसेंट है? 70। ये कितने परसेंट है? 30। ऑप्शन कौन कौन से? A है 301.5, B क्या है? 302.5, C क्या है? 303.5 और D है 304.5। अब बताओ जवाब क्या होगा? सवाल तो सब कुछ समझ आ गया ना? बेटा 2 आइसोटॉप है, एक 300 वाला है, एक 305 वाला है। एटॉमिक नंबर से तो खैर हमें मतलब नहीं है। मतलब किसकी परसेंटेज ज्यादा है? 300 वाले की परसेंटेज ज्यादा है, तो आंसर उसके करीब होगा। तो कौन सा वाला आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए। सुन लिया आप लोगों ने? पता ऑप्शन नंबर बी कब आता? ऑप्शन नंबर बी कब आता? जब दोनों 50-50% होते। आपको पता है 302.5 बिल्कुल बीच का नंबर है। 300 और 305 के बिल्कुल बीच में आएगा 302.5। 302.5 आंसर जब आएगा जब दोनों 50-50% होंगे। बताओ 303.5 कब आएगा? जब 305 वाले की परसेंटेज कितनी होगी? 70 और 300 वाले की कितनी होगी? 30। मतलब 304.5 कब आएगी? आप कहेंगे सर एक अंदाजे से बता सकते हैं कि 304.5 जब आएगा जब 305 वाले की परसेंटेज कितनी होगी? 90, है ना? और 300 वाले की परसेंटेज होगी कोई 10%। आप देख रहे हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जवाब जो है 305 के करीब चला गया है और 304.5 आ रहा है। समझिए आप? तो इस सवाल को बताने का मकसद ये था
कि इनको कैलकुलेट नहीं किया जाता, एक अंदाजे से जवाब देते हैं, ठीक है। 62 भी ये वाला सवाल है, नजर नहीं आ रहा तो मैं आपको बता देता हूँ। बेटा इसमें नियॉन के 3 आइसोटॉप्स, एक नियॉन 20 है, 21, 22। इसकी परसेंटेज कितनी दी हुई है? 90.9। इसकी कितनी दी हुई है? 0.26। इसकी कितनी दी हुई है? 8.86। अब ए ऑप्शन कितना है? 22.18। बी कितना है? 20.18। सी कितना है? 21.8। डी कितना है? 22.20। अब बताओ इसका जवाब कौन सा है? पता है तीनों नियॉन के अंदर किसकी परसेंटेज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज्यादा है? 20 वाले की परसेंटेज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज्यादा है ना, तो आंसर उसके करीब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा। कौन सा ऑप्शन होगा? जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 20.18, है ना। बताओ ऑप्शन नंबर ए कब आता? यहाँ देखिए ना परसेंटेज इसी 22 वाले की ज्यादा हो। हाँ भाई आरफा, जवाब इसका पता है? ऑप्शन नंबर ए हो ही नहीं सकता। और भाई ऐसा कभी नहीं होता कि एवरेज सबसे बड़े वाले से भी बड़ा आ जाए, ऐसा कहाँ हो सकता है? ऐसा हो सकता है इससे पहले वाले का जवाब कोई 305 से भी बड़ा आ रहा हो, ऐसा कैसे हो सकता है? खैर ऑप्शन नंबर ए नहीं हो सकता, ऐसा कभी नहीं होता कि सबसे बड़े वाले से भी बड़ा आ जाए। पता है ऑप्शन नंबर सी कब होता? जब किसकी परसेंटेज ज्यादा होती? 22 वाले की, 22 वाले की परसेंटेज ज्यादा होती, ठीक है, क्योंकि 21 से बड़ा है। पता है ऑप्शन नंबर डी कब होता? नहीं होता, ऐसा कभी नहीं होता कि बड़े वाले से भी परसेंटेज बड़ी आती है। सब कुछ समझ गया ना सवाल? कहाँ गया? शुक्र आ जाएंगे क्वेश्चन सॉल्व करते। कहाँ से शुरू करना है मुझे? हाँ सही, यहाँ से। बेटा पहला वाला सवाल नजर आ रहा है? अब तो नजर आ ही रहा होगा, पढ़ लें इसको। .5 moles of methane and 0.5 moles of ammonia have equal volume, molecule, mass and atoms. तो जवाब पता है इसका? बट आप लोगों को याद होगा मैंने आपको एक बात बताई थी, जिन दो चीज़ों के मोल्स बराबर होते हैं उन दोनों के मॉलिक्यूल्स भी बराबर होते हैं। जिन दो चीज़ों के मोल्स सेम होते हैं उनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हमेशा सेम होते हैं, लेकिन वॉल्यूम हमेशा सेम नहीं होते। बल्कि कब सेम होते हैं? जब उस न्यूमेरिकल में एसटीपी लिखा हो, या फिर आरटीपी लिखा हो, या फिर सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर लिखा हो। तीनों का मतलब एक ही निकलता है, सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। सुन लिया आप लोगों ने? अगर दो सब्सटेंस के
मोल्स बराबर हैं तो मॉलिक्यूल तो हमेशा बराबर होंगे, लेकिन वॉल्यूम हमेशा बराबर नहीं होंगे, बल्कि एक ऐसे क्वेश्चन में बराबर होंगे जहां या तो एसटीपी लिखा हो या फिर आरटीपी लिखा हो या फिर सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर लिखा हो। पता है कहीं एसटीपी आरटीपी लिखा हुआ है? तो पता है इसका जवाब क्या होगा बेटा? इसका जवाब क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी। तो ये बात भूलोगे तो नहीं? क्या बताई मैंने? अगर दो सब्सटेंस के मोल्स बराबर होंगे तो मॉलिक्यूल हमेशा बराबर होंगे, लेकिन वॉल्यूम हमेशा बराबर नहीं होंगे, बल्कि वहाँ बराबर होंगे जहाँ एसटीपी आरटीपी या फिर सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर लिखा हो। अगला सवाल, यार क्वेश्चन नंबर 2 छोड़ दो। ये पता है कौन सा? ये स्टोइशियोमेट्री का है, ये बाद में करवा दूंगा मैं तुम लोगों को। स्टोइशियोमेट्री का फिलहाल सवाल में डिस्कस करना नहीं चाह रहा, अभी मैंने तुम लोगों को उसका कॉन्सेप्ट नहीं दिया। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर लेते हैं। नजर आ रहा है ना? चलो ठीक है। द फॉर्मूला ऑफ मेटालिक ऑक्साइड is MO. Oxide contains 60% M. The atomic mass of M is 24 24 84। अच्छा 84। हाँ भाई, गर्ल्स में कोई जवाब दे दे। मैं जवाब दे दूँ उसका? चले आ जाए, बोर्ड पे देखो बेटा। एक ऑक्साइड है एमओ, एम की परसेंटेज कितनी? 60%। बताओ ओ की परसेंटेज कितनी? 40%, है ना? ऐसे ही ना, जो बची भी होगी वो ओ की होगी। पता इस कंपाउंड में ओ कितने ग्राम है? 16 ग्राम, और यही ओ का एटॉमिक मास है। इस कंपाउंड में एम जितने ग्राम होगा, है ना, वही उसका एटॉमिक मास होगा। एक काम करूँ, उसका एक्स एज्यूम कर लूँ। एक्स एज्यूम करके क्या करूँगा मैं? क्रॉस मल्टीप्लाई। बताओ एक्स को किससे मल्टीप्लाई करना है? 40 से। 60 को किससे मल्टीप्लाई करना है? 16 से। तो तब क्या होगा? 60 मल्टीप्लाइड बाई 16 डिवाइडेड बाई 40। तो कुछ कैंसिल हो रहा है? एक जीरो से जीरो कैंसिल हो गया। अब 4 4 जा 16 और 6 4 जा 24। इसका ऑप्शन कौन सा आ गया? सी। सबको समझ आ गई बात? अच्छा, इसका जवाब ना कॉमन सेंस इस्तेमाल करके भी दिया जा सकता था। वो कैसे? पता है MO में ऑक्सीजन कितने परसेंट है? 40, और उसे ग्राम कितना है? 16, और वो उसका एटॉमिक मास है। M कितना है? 60। तो इसका मतलब 16 से थोड़ा सा बड़ा नंबर होगा। डबल तो नहीं हो सकता, लेकिन थोड़ा सा बड़ा होगा। 16 से थोड़ा सा बड़ा ऑप्शन कौन सा है? वो एक ही, और वो कौन सा था? वो था 24, है ना? ज़ाहिर परसेंटेज डबल होगी तो ग्राम डबल होता। आप कहेंगे 16 से 32 तो नहीं हो सकता। वो तो जब होगा जब परसेंटेज डबल होती, तो 32 से छोटा होगा। हाँ, 16 से बड़ा होगा। 16 से बड़ा कौन सा ऑप्शन था? वो था 24। ये था कॉमन सेंस। तुम लोगों ने ऐसे ही जवाब दिया था मेरे ख्याल से, अंदाज़ा लगा लिया था यही जवाब आएगा। आप लोग समझ गए कॉमन सेंस कैसे लगा? पता है इस कंपाउंड में ओ कितने ग्राम था? 16, और उसकी परसेंटेज कितनी थी? 40। बताओ एम कितने ग्राम होगा अगर वो 60% है? आप कहेंगे सर 16 से थोड़ा सा बड़ा, बस वो 24 के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं था। तो मुझे यकीन है कि आप लोग समझ होंगे, माशाल्लाह समझदार लोग। आ जाओ, और नजर आ रहे? ये बहुत आसान सवाल है। हाँ, पीछे वाली लड़कियों को नजर आ रहा है? ए होगा, डी होगा।
हाँ भाई अल्फा डी। अच्छा यकीन आगे तो बनाए। चलिए ठीक है बच्चों, कल चार्ट बनाए थे घर पे जाके? चार्ट चार्ट बनाया नहीं ना आप लोगों ने बहुत डिटेल में। याद होगा मैंने कल की क्लास में बताया था 1 मोल कितना होता है 6 एक्सपोनेंट 23, 22.4 उसका वॉल्यूम होता है ना। मतलब 2 मोल मैंने कितना बताया था 12 एक्सपोनेंट 23, उसका वॉल्यूम कितना होता है 44.8। मैंने बताया था इन दोनों के बीच में भी एक नंबर होता है, बताया था मैंने कितना होता है 1.5 मोल। मतलब 1.5 मोल में 6 और 12 के बीच का नंबर आएगा ना क्या, जहाँ 9 एक्सपोनेंट 23। मैंने आपसे कहा था बेटा 9 एक्सपोनेंट 23 देखते ही समझ जाना 1.5 की बात हो रही है। याद है 22.4 और 44.8 के बीच में कौन सा आया था, जहाँ पे 33.6। अब आप खुद बताओ अगर मुझे चार्ट याद होता तो 33.6 देखते मैं समझ नहीं जाता 1.5 की बात हो रही है। और 1.5 में कितने मॉलिक्यूल होते हैं 9 एक्सपोनेंट 23। ये कब याद होती है बातें भाई, प्रैक्टिस करना पड़ती है। और आप लोग जो है हवा में उड़ा देते हैं हमारी बातें। नेक्स्ट, ये लिखा है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन 1 मोल ग्लूकोज C6H12O6। हाँ ये तो आसान है, ये तो आसान ना बेटा। 1 मोल ग्लूकोज के अंदर कितने मॉलिक्यूल होंगे 6 एक्सपोनेंट 23। लेकिन मॉलिक्यूल थोड़ी निकालने भाई, कार्बन एटम निकालने। बेटा देख के बताना इसमें कितने कार्बन है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं 36 एक्सपोनेंट 23 कार्बन एटम। कौन सा जवाब हुआ उसका, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बॉल। अगला क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा एक बात बताना मुझे, कैल्शियम का सुनो जो तुम लोग बोर्ड पे देखो, कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना होता है? कैल्शियम का एटॉमिक मास होता है 40। सुनिए आप लोगों, अब बताओ इसका जवाब क्या होगा? हैं? कौन बोल रहे हो? तुम बोल रही हो बी। अच्छा कार्बन, अच्छा और कोई? अच्छा एक बात अच्छी तरह याद रखिएगा, अगर दो सब्सटेंस एलिमेंट्स हैं तो अगर उनकी नंबर ऑफ मोल्स बराबर होंगे तो उनके एटम्स भी बराबर होंगे। हमें दिया हुआ है कैल्शियम 80 ग्राम, एक मोल कैल्शियम कितना होता है 40 ग्राम। हमें दिया हुआ 80 ग्राम, कितना मोल हो गया 2 मोल। एक काम करो वो वाला ऑप्शन टिक कर दो जिसमें 2 मोल हो। कौन सा है सबको पता है? ऑप्शन नंबर बी। पता सल्फर तो 32 होता है ना, 32। ये 16 दिया हुआ तो ये आधा मोल हो गया, ये तो नहीं हो सकता। मतलब कार्बन कितना होता है 12, 24 दिया हुआ है 2 मोल हो गया, बस यही जवाब था ऑप्शन नंबर बी। पोटेशियम का एटॉमिक मास होता है 39, 19 दिया हुआ है, आधा दिया हुआ है तकरीबन आधा। मैग्नीशियम 24 होता है तो ये 1 मोल दिया हुआ है, इसलिए इसका जवाब कौन सा हो गया बी। तो यहाँ से क्या पता चला, अगर मोल्स बराबर हो तो एटम्स भी बराबर होते हैं, लेकिन सिर्फ एलिमेंट्स की नहीं होता ये इस वाले सवाल में थोड़ी सी गलती हो गई कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ से 4 एवोगैड्रो नंबर से स्टार्ट हो रहा है, ये गलत लिख दिया गया है सवाल में। For Avogadro number, this statement is incorrect. सी होगा, सी के अलावा किसी को और ऑप्शन लग रहा है? बेटा एवोगैड्रो नंबर क्या होता है 6 एक्सपोनेंट 23। पता है वो टेम्परेचर तब्दील होने पर तब्दील हो जाता है, वो गर्मी ज़्यादा होगी तो 7 एक्सपोनेंट 23 हो जाएगा। एसी चलाएंगे तो 6 पे आ जाएगा वापस। खैर ऐसा ज़ाहिर नहीं होगा, तो इसलिए 7 का ऑप्शन कौन सा हो गया सी। अबे यार अच्छा ये जो 8 के ये 2 ऑप्शन है ए बी सी डी, ये बीच में 9 आ गया है, समझ जाए आप लोग। 8 सवाल पढ़े, द मिनिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन, ये समझे 9 नहीं है। अच्छा एक बात अच्छी तरह जिंदगी भर याद रखिएगा, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल और वॉल्यूम ये साथ साथ चलते हैं, एक दूसरे के पैरेलल रहते हैं। एक बहुत बड़ा हो
बाकी दोनों भी बहुत बड़े होते हैं। खुदा ना खास्ता एक बहुत छोटा हो जाए, बाकी दोनों भी बहुत छोटे हो जाते हैं। अब बताएं इससे जवाब क्या होगा। इसका मतलब ये हुआ, ओ भाई ये सॉल्व करने वाला सवाल नहीं था। मिनिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल उसके होंगे जिसका मिनिमम वॉल्यूम होगा। समझ गए ना आप लोग मेरी बात। इस तरह के सवाल तो हलवा होते हैं। अच्छा क्वेश्चन नंबर 9 जो है ना उसका ऑप्शन ये लिखे नहीं, ये 9 का ऑप्शन है। हाँ माशाल्लाह दिमाग चलने लगा। खैर आप लोग समझ गए इस बात को। पता है 1 मोल कैल्शियम कितना होता है? 40 ग्राम, है ना ऐसे ही ना। तो हमें कितना दिया हुआ है? 60 ग्राम। कितना हो गया ये? 1.5, क्योंकि अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था 2 मोल 80 ग्राम था। 1.5 के अंदर कितने मॉलिक्यूल होते हैं? 9 एक्सपोनेंट 23। चलो बच्चों आगे चलते हैं, मजा आएगा। क्वेश्चन नंबर 10 लिखा है मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। सुनो, मैक्सिमम मॉलिक्यूल उसके होंगे जिसके मैक्सिमम मोल्स होंगे या मैक्सिमम ग्राम होंगे। मेरा सवाल है मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स उसके होंगे जिसके मैक्सिमम मोल्स होंगे या मैक्सिमम ग्राम होंगे? जहां पे मैक्सिमम मोल होंगे भाई। बताओ 88 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड कितने मोल हो गया? 2 मोल। बताओ 64 ग्राम मीथेन कितना हो गया? मीथेन होता है 16, तो ये 4 मोल हो गया। यही जवाब है, जाहिर सी बात है। 16 ग्राम ऑक्सीजन कितना हो गया? आधा मोल। O2 तो 32 होता है बेटा। Cl2 क्या होता है? Cl2 होता है 71, Cl होता है 35.5, तो Cl2 71 हो गया। 142 डबल दिया हुआ तो ये 2 मोल हो गया। अब बताओ इसका जवाब क्या हो गया? जवाब है ऑप्शन नंबर बी, है ना। जिसके मैक्सिमम मोल्स होते हैं उसी के मैक्सिमम मॉलिक्यूल होते हैं। बड़ा 11 भी है ये। तो मैक्सिमम वॉल्यूम किसका होगा? जिसके मैक्सिमम मोल्स होंगे। अब बताओ 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड कितना हो जाएगा? 1 मोल। बताओ C2H6 जल्दी से निकालो, कितना 1 मोल कितना होगा? C2H6 30 बन रहा है ना, 30। C2 कितना हो गया? 24 और प्लस 6 कितना हो गया? 30। तो हमें कितना दिया हुआ? 90। कितने हो गए? 3 मोल हो गए। चले भाई ठीक है, 3 मोल। तो 16 ग्राम ऑक्सीजन आधा मोल, 14 ग्राम नाइट्रोजन आधा मोल, N2 28 होता है। बताओ इसका जवाब क्या हो गया? बी। बेटा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 12 मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल किसके होंगे? जिसका मैक्सिमम वॉल्यूम होगा। बताओ मैक्सिमम वॉल्यूम किसका है? कहाँ गए इसके बाकी ऑप्शन? बताओ इन दोनों में से खैर जवाब कौन सा है? जवाब है ऑप्शन नंबर बी। वैसे इसका जवाब था ऑप्शन नंबर डी 89.6, वो ऑप्शन में था। खैर वो अभी गायब हो गए कहीं किसी जगह, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी हो गया। तो मैंने क्या बताया आपको? मोल्स, मॉलिक्यूल और वॉल्यूम एक साथ साथ चलते हैं। एक बहुत बड़ा हो जाए तो दूसरे भी बहुत बड़ा हो जाता है, और एक बहुत छोटा हो जाए तो दूसरा भी बहुत छोटा हो जाता है। पता है मैक्सिमम मॉलिक्यूल किसके होते हैं? जिसके मैक्सिमम मोल्स होते हैं। मैक्सिमम वॉल्यूम किसका होता है? जिसके मैक्सिमम मोल्स होते हैं, क्योंकि ये तीनों साथ साथ चलते हैं। चलें से अल्लाह हाफ़िज़। अब बताएं स्टेशियोमेट्री का सवाल आया तो अब तो अटेम्प्ट हो जाएगा ना इंशाल्लाह, जो मैंने आपको ट्रिक बताई है। अब कौन सा चैप्टर पढ़ना है बताएं? चैप्टर बताएं फर्स्ट ईयर का फिलहाल। एटॉमिक स्ट्रक्चर। श्योर।